नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भैया भाभी ने गरीब बहन को शादी में बुलाकर लगाया चोरी का इल्जाम, तो बहन ने सिखाया ऐसा सबक। पूर्वी की जब से शादी हुई थी तब से ही पूर्वी के मन में हमेशा जंग छिड़ी रहती कि हम गरीब हैं तो क्या कोई हमारा अपना सम्मान नहीं है। अमीर लोगों को हमेशा गरीब लोगों को ही नीचक क्यों दिखाते हैं। अरे, जब हम लोगों के आने से शर्म लगती है तो फिर बुलाते ही क्यों हैं। पूर्वी के मन ही मन में एक जंग चल रही थी। पूर्वी के पति ने बहुत समझाया कि छोड़ो पूर्वी, अब हम भी किसी से कम थोड़ी हैं। जो खाते हैं अपनी मेहनत का खाते हैं, किसी के सामने हाथ थोड़ी फैलाने जाते हैं या हमें कोई देकर जाता है जो तुम इतना सोच रही हो। पूर्वी के पति हिमांक एक छोटी सी कपड़े की दुकान करके अपना जीवन यापन करते हैं। साथ में ही पूर्वी भी सिलाई और कढ़ाई का काम करके घर के खर्च लायक पैसे तो कमा ही लेती है। पूर्वी के मायके में माता पिता नहीं थे, 3 भाई थे व भाभी थी। 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। पूर्वी भी भाभी संध्या अपनी बहनों को ज्यादा इज्जत देती थी। संध्या कभी भी पूर्वी को फोन नहीं करती और अपनी बहनों से घंटों बातें करती। इसलिए पूर्वी अपने मायके बहुत कम जाती थी, क्योंकि उसको पता था मायके में कोई इज्जत नहीं थी। कभी कभी तो 3 से 4 साल हो जाते थे मायके नहीं जाती। माँ होती तो नहीं थी, इंतजार करती। माँ तो मेरी शादी के कुछ समय बाद ही छोड़कर चली गई थी। पूर्वी इंतजार करती रहती थी कि काश कभी तो कोई झूठे मुंह से ही फोन करके भाभी कह दे कि दीदी कब आ रही हो अपने घर। लेकिन पूर्वी की उम्मीदों पर पानी फिर जाता और उसका इंतजार सिर्फ इंतजार बनकर रह जाता। 2 दिन पहले पूर्वी के भाई सौर्य का फोन आया कि दीदी आपको शादी में जरूर आना है। पूर्वी के मायके में छोटे भाई की शादी थी। छोटे भाई की शादी भी भाभी अपनी बहन से करवा रही थी। छोटे भाई की शादी में पूर्वी और उसके परिवार को बुलाया गया था। पूर्वी बहुत खुश थी। जो उसके पास कुछ था उसने सब ले लिया और जब अपने छोटे भाई सौर्य की शादी में पहुंची तब उसकी भाभी ने उसकी तरफ मुंह बनाते हुए कहा, अरे दीदी, कम से कम आज के दिन तो बढ़िया महंगी सी साड़ी पहनाती। आजकल तो एक से एक लेटेस्ट डिजाइन की साड़ियां मिलती हैं। और ये क्या, जीजू ने तो गांव के गवार की तरह कपड़े पहन रखे हैं। लगता है तुम्हारी शादी का कोट है जो अब छोटा हो गया है। भाभी की बातें सुनकर लगा जैसे वह पूर्वी की गरीब होने का मजाक बना रही है। संध्या ने अपनी ननद और ननदोई की इंसल्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर दिखावे के लिए बोली, अरे दीदी, मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तो मजाक कर रही थी। यह सुनकर पूर्वी के मन में एक जंग छिड़ी रहती कि क्या इस शादी में मुझे इसलिए बुलाया कि मेरी इंसल्ट कर सकें, हमारा मजाक उड़ा सकें। आखिर क्या हक है भाभी को सभी के सामने हमारा मजाक बनाने का। पूर्वी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह अपनी भाभी को जवाब देना चाहती थी, लेकिन पति ने उसका हाथ पकड़कर उसे इशारे में मना कर दिया। छोड़ो, जाने दो, हमारा समय खराब है। पूर्वी अंदर ही अंदर गुस्से को पी गई और शादी में आए हुए रिश्तेदारों से मिलने लगी। आस पड़ोस के लोगों ने पूर्वी से पूछा कि अरे पूर्वी, तुम्हारी शादी क्या हुई? तुम तो मायके का रास्ता ही भूल गई। अरे
कभी कभी तो आ जाया करूं अपने भैया भाभी से मिलने। तेरी भाभी बेचारी यही कहती रहती है कि पूर्वी दीदी को हम तीज त्योहार पर फोन करते हैं आने के लिए, लेकिन कभी आती ही नहीं है। पड़ोसन की बात सुनकर पूर्वी ने कहा, आया वही जाता है जहां मान सम्मान हो। बिन बुलाए आकर अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा है अपने घर पर ही रहूं। आधी रोटी खाती हूं पर अपने घर इज्जत की खाती हूं। और अगर कभी भाभी ने फोन किया होता तो जरूर आती, लेकिन शादी के बाद तो मेरे भैया भाभी ने ऐसा पल्ला झाड़ा कि जैसे हम उनके कुछ लगते ही नहीं हैं। आज शादी में बुलाया तो चली आई, वरना नहीं आती। पूर्वी ने सीधे मुंह पर सच बोलते हुए कहा। तभी वहां संध्या भाभी आ गई और पूर्वी को कहा एक बैग देते हुए कि दीदी आप इस बैग का ध्यान रखना। इस बैग में कुछ कीमती सामान व नोटों की गड्डी है, जरा अच्छे से ध्यान रखना। पूर्वी ने मना किया कि मुझसे इस बैग की देखभाल नहीं होगी, लेकिन संध्या ने जबरदस्ती पूर्वी के ऊपर बैग की जिम्मेदारी सौंप दी। बैग का ध्यान रखने के लिए पूर्वी उस बैग को एक जगह लेकर बैठ गई। पूर्वी के पति मेहमानों से मिलने व शादी के कुछ काम में व्यस्त हो गए। पूर्वी अपनी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभा रही थी। संध्या बैग में से अंगूठी निकालने लगी तो संध्या ने पूर्वी से कहा, दीदी इस बैग में से अंगूठी गायब है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने बैग में ही रखी थी और बैग भी आपको ही दिया था। कहीं आपने तो नहीं चुरा ली। पूर्वी ने अपने पति को बुलाया और कहा, देखो जी, मैंने अंगूठी के साथ बैग में कुछ कैश भी रखा था और यह बैग मैंने दीदी को संभालने के लिए दिया था। अब सोने की अंगूठी गायब है। अंगूठी चोरी होने की खबर आग की तरफ फैल गई। सभी लोगों की निगाहें पूर्वी पर टिकी हुई थीं। अंगूठी मैंने नहीं चुराई, पूर्वी ने कहा। भाभी आपने मुझे बैग जैसे दिया मैंने उसी तरह से रखा। मैंने इसे नहीं छेड़ा और न ही खोल कर देखा कि इसमें क्या क्या है। आप कहीं और देख लें, मैंने अंगूठी की चोरी नहीं की है। सच में भाभी, मैंने अंगूठी नहीं चुराई। मैं गरीब भले हूँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूँ। आप लोग ठीक से देखो, अंगूठी मिल जाएगी। पूर्वी ने बेबसी से कहा। मैंने बैग को खूब अच्छे से देख लिया, इसमें अंगूठी नहीं है। अब वहां इकट्ठे लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे कि इसे शर्म नहीं आई अपने ही भाई के घर में चोरी करते हुए। अरे गरीब है, जेवर देखकर लालच आ गया होगा और न जाने क्या क्या लोग बोले जा रहे थे। संध्या बोली, लगता है दीदी ने अंगूठी नंदोई जी को देकर घर भेज दिया। अंगूठी को छिपाने गए हैं तभी नंदोई नजर नहीं आ रहे। संध्या ने नजर घुमाते हुए कहा, सच कह रही हूँ भाभी, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। आखिर आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर क्या साबित करना चाहती हो? आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। पूर्वी चीख चीख कर कह रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। पूर्वी की आवाज सुनकर उसका पति आया, जो इस सब बातों से अनजान था। पूर्वी का भाई अपने ही जीजा की तलाशी लेने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिर अंगूठी गई तो कहाँ गई? तभी संध्या की बहन, जो ब्यूटी पार्लर तैयार होने गई थी, वह पार्लर से लौटी और गार्डन में भीड़ इकट्ठा देख झट से वहां आई। क्या हुआ है यहाँ पर? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? संध्या की बहन सोनम ने सवाल किया। तब संध्या ने कहा, क्या बताऊं, मैंने अपनी ननद को बैग संभालने दिया।
उसमें अंगूठी के साथ साथ पैसे भी थे। उसमें से सोने की अंगूठी गायब है। ननद साहिबा का मन फिर गया। उन्होंने बैग में से अंगूठी चोरी कर ली और अब झूठ बोल रही हैं कि चोरी नहीं की। तभी सोनम बोली, अरे जीजी, वो अंगूठी तो आपने मुझे रखने के लिए दी थी। आप शायद भूल गई हो। मैं जब पार्लर जा रही थी तब आपने ही कहा था कि सोने की जेवर एक साथ रखना। मैं अभी लेकर आई। अंगूठी सोनम ने कहा। अब सभी के सामने सब कुछ साफ था। संध्या और पूर्वी के भाई का सिर सभी के सामने झुका हुआ था। दोनों पूर्वी और उसके पति के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दो। बिना सोचे समझे आप लोगों को हमने गलत समझा। लेकिन पूर्वी के मन में गुस्सा और अपमान का ज्वालामुखी फूट रहा था। उसने सीधे मुंह कहा, तुम लोगों को हमारा अपमान करना था जो तुमने कर दिया। अब माफी मांगकर क्यों अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मेरी तुमने एक नहीं मानी। मेरे साथ मेरे पति के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया। तुम लोगों को लगा हम गरीब हैं तो हम अपनी जरूरतों के लिए चोरी करेंगे। हम गरीब भले हैं, लेकिन हम भी स्वाभिमान से जीते हैं। हम अपने घर चटनी से रोटी खाते हैं, लेकिन इज्जत की खाते हैं। मैंने तो अपना अपमान सहन कर सकती हूँ और ना ही अपने पति का। जब तक सहन करने की हिम्मत थी करती रही, लेकिन अब बात मेरे और मेरे पति के आत्मसम्मान की है, तो मैं आज से घर को से रिश्ता तोड़ती हूँ। जहाँ रिश्तों का कोई मोल नहीं है, मुझे ऐसे मायके की जरूरत नहीं है। मुझे कभी अपने भाई से यह उम्मीद नहीं थी कि वो भी मुझे चोर समझने लगेगा, लेकिन समझ आ गया। जब लोगों की आंखों पर दौलत का अहंकार छाया रहता है, जब उन्हें हर गरीब व्यक्ति चोर ही नजर आता है, चाहे वो उनका अपना ही खून क्यों ना हो। पूर्वी ने वो अपनी सारी भड़ास निकाल दी, क्योंकि पूर्वी की हालत उस वक्त ऐसी थी, काटो तो खून नहीं। पूर्वी अपने भाई भाभी से रिश्ता तोड़कर वहां से चली गई। संध्या और शौर्य पूर्वी से माफी मांगते रहे, लेकिन पूर्वी ने उन्हें कभी माफ नहीं किया, क्योंकि उस दिन पूर्वी के स्वाभिमान को ठेस लगी थी। मायके से जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी टूट गई थी और हमेशा के लिए मायके को छोड़कर चली गई। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जब तक माँ बाप होते हैं तब तक ही बेटी मायके आती जाती है। माँ बाप के बिना ज्यादातर बहनों का मायका ही खत्म हो जाता है या टूट जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।